हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो होगी हिपैरिन के बारे में। तो हिपैरिन के बारे में जानने से पहले हमने फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हेपरिन सल्फेट के बारे में। दैट एंडोथेलियम सेल्स जो होते हैं, एंडोथेलियम सेल्स में हेपरिन सल्फेट होता है जो कि ब्लड को कोएगुलेशन से रोकता है, ब्लड को यहाँ कोएगुलेट होने से रोकता है। इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। यहाँ हेपरिन, दिस इज़ अ हेपरिन सल्फेट और ये एंटी थ्रोम्बिन 3 है जो कि लिवर से एक्सक्रीट हुई है। और ये जब हेपरिन सल्फेट और 83 जब बाइंड करते हैं आपस में, तो ये कोएगुलेंट फैक्टर्स जो कि कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। तो ये इनहिबिट करते हैं थ्रोम्बिन को, फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर 10A एंड एक्टिवेटेड फैक्टर 9A। तो इनको इनहिबिट करते हैं ताकि कोएगुलेशन ना हो। तो ये दिस नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ में हम हिपैरिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो देखेंगे। सो ये हिपैरिन की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है और हम पहले बात कर रहे हैं अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन के बारे में। हिपैरिन जो है इट्स अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड और इट इज़ प्रेजेंट इन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। सोर्स ऑफ हिपैरिन इज लंग, लिवर, इंटेस्टाइन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हिपैरिन जो है खुद इट्स नॉट एंटीकोएगुलेंट। ये कोई एंटीकोएगुलेंट जो है अकेला जो है एंटीकोएगुलेंट एक्शन जो है वो नहीं करता है। ये जो है एंटी थ्रोम्बिन 3 इसके एक्शन को इंक्रीज करता है। अब देखिए, दिस इज़ अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन, ये एंटी थ्रोम्बिन 3 है। जब ये बाइंड करेगा तो 80 एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट। तो यहाँ जो है अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन जो है दो तरीके से काम करता है। तो अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन एंटी थ्रोम्बिन 3, ये देखिए, ये जो है, और कोएगुलेंट फैक्टर, ये जो है सारे आपस में मिल जाते हैं। जैसे ये है एंटी थ्रोम्बिन 3, कोएगुलेंट फैक्टर एंड दिस इज अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन। ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है और एंटी कोएगुलेंट को एक्ट करने से रोकता है। दैट इज थ्रोम्बिन को एक्ट करने से रोक रहा है। दूसरी तरीके से ये काम करता है, यहाँ एक पेंटासेक्राइड स्ट्रक्चर है। ये जो है ये एंटीथ्रोम्बिन 3 की साइट में कॉन्फर्मेशनल चेंज लाता है और इससे क्या होता है कि ये साइट एक्सपोज हो जाती है कोएगुलेंट फैक्टर्स के लिए। तो फैक्टर 10A यहाँ अटैच हो जाता है, यहाँ कॉन्फर्मेशनल चेंज हुआ है, फैक्टर 10A यहाँ अटैच हुआ है और इससे जो इनिबिशन ऑफ फैक्टर 10A यानी कोएगुलेंट फैक्टर का इनिबिशन हुआ है और कोएगुलेशन जो है यहाँ पे स्टॉप हुई है। दिस इज़ हाउ हेपैरिन वर्क्स इन अ 2 वे, जो आपको हमने बता दिए हैं। लो मोलिकुलर वेट हेपैरिन जो है वो एक ही टाइप से एक्ट करता है। यहाँ आप देख सकते हो पेंटासेक्राइड स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्फर्मेशनल चेंज लाता है एंटी थ्रोम्बिन 3 में। और ये इस चेंजेस से जो एंटी थ्रोम्बिन 3 की साइट है एक्सपोज हो जाती है कोएगुलेंट फैक्टर के लिए, यानी फैक्टर 10A के लिए। एक्टिवेटेड फैक्टर 10A जो है यहाँ अटैच हो जाता है और जो है इसका इनहिबिशन हो जाता है। तो कोएगुलेशन का इनहिबिशन हो जाता है, इसीलिए लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन जो है यहाँ पे एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट जो है वो दिखाता है। यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन और लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन के बारे में। तो अबाउट मोलिकुलर वेट, अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन का जो है इट्स अ लार्ज स्ट्रक्चर, तो इसका 15 किलो डेल्टन जो है इसका मोलिकुलर वेट है। ऑन द अदर हैंड लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन का इट्स 5 किलो डेल्टन। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ा था कि अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन जो है वो टारगेट कर रहा है एक्टिवेटेड फैक्टर 10A को एंड थ्रोम्बिन को, बट लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन जो है सिर्फ 10A को, एक्टिवेटेड 10A फैक्टर को टारगेट करता है। हाफ लाइफ जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर है। इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंट डोसिंग जो है वो देनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड लो मोलिकुलर वेट की हाफ लाइफ इज़ 3 to 6 आवर्स अगर रीनल फंक्शन जो है नॉर्मल है तब। मेटाबॉलिज्म जो अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन है उसका मेटाबॉलिज्म होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से। दैट्स वाई इसका अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स रहता है। एंड लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन जो है वो मेटाबोलाइज होता है रीनल किडनी से। सो इसका प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स है। रीनल फेलियर में अनफ्रैक्शनेटेड हिपैरिन
हम दे सकते हैं, बट लो मोलिकुलर वेट हेपारिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इफ़ GFR इज़ लेस देन 30। अबाउट मॉनिटरिंग जो है लो मोलिकुलर वेट हेपारिन की मॉनिटरिंग जो है एंटी 10A लेवल चेक करके की जाती है या फिर PTT। तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन में PTT प्रोलॉन्ग हो सकता है। लो मोलिकुलर वेट हेपारिन जो है उसकी मॉनिटरिंग जो है फैक्टर 10A के लेवल से की जाती है। अबाउट एंटीडॉट, अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन जो है इट्स एसिडिक स्ट्रक्चर, तो एंटीडॉट जो है यहाँ प्रोटामिन सल्फेट है। प्रोटामिन सल्फेट बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो ये हाईली इफेक्टिव है। वहीं प्रोटामिन सल्फेट जो है लो मोलिकुलर वेट हेपारिन में भी दिया जाता है, बट इट इज़ पार्शियली इफेक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और बहुत इजी है। लेट्स सी, हमने बात करी थी प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स में दो जो हैं रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर्स एंड डेल्टा रिसेप्टर्स। तो अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, वो जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं उनके अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स जो होते हैं प्लेटलेट फैक्टर 4 रिलीज़ करते हैं। दिस इज़ प्लेटलेट फैक्टर 4। और हेपारिन इधर अनफ्रैक्शनेटेड या फिर लो मोलिकुलर वेट हेपारिन दोनों जो हैं इस प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ कंबाइन कर जाता है, और इस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है। इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, और ये एंटीबॉडीज़ मेनली IgG टाइप की होती हैं, और ये रिएक्शन जो होता है इट्स ओवर पीरियड ऑफ 5 to 10 days। सो जब हेपारिन थेरेपी आप हेपारिन पेशेंट को देते हैं तो दिस पीरियड इज़ वेरी क्रूशियल टू सी द रिस्पॉन्स। अगर उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो हेपारिन हमें इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ता है। सो अब हमारा जो है एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो है हेपारिन जो है और एंटीबॉडी, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और बाकी प्लेटलेट्स को, जो हमारी सर्कुलेशन में बाकी प्लेटलेट्स हैं, ये जो है उनको अट्रैक्ट करता है विद रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो बाकी प्लेटलेट्स जो होते हैं यहाँ पे आके एग्रीगेट हो जाते हैं। सो प्लेटलेट एक्टिवेशन हुआ एंड देन एग्रीगेशन, इससे जो है हमारे सर्कुलेशन में क्लॉट्स बन जाते हैं, यानी थ्रोम्बस बन जाते हैं, विच कॉज थ्रोम्बोएम्बोलिक इफेक्ट। और ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो होते हैं वीनस टाइप के होते हैं, मेनली आर्टीरियल भी हो सकते हैं, बट मेनली दे आर ऑफ वीनस टाइप। तो जब प्लेटलेट कंजप्शन हो जाता है, बिकॉज सारे प्लेटलेट्स जो हैं जाके अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। सो दिस इज़ नोन एज अ हेपारिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। सो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, हमें हेपारिन को स्टॉप करना है और स्विच करना है टू फोंडापाइनेक्स। मैंने वीडियो में बता दिया था कि ये हेपारिन जो है अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन एज वेल एज अ लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, दोनों ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन दिया है और तो आप लो मोलिकुलर वेट हेपारिन में स्विच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें हेपारिन स्टॉप करना है एंड हमें स्विच करना है टू फोंडापाइनेक्स।